अस्सलाम वालेकुम। कैप 5 FAR 2 लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जी। कल हमने डिस्काउंटिंग की थी, उसकी रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, दो तरह के फार्मूलाज यूज़ किए थे, एक सिंपल डिस्काउंटिंग वाला, दूसरा एनबीटी का। दोनों क्लियर हैं? अगर आप कहें तो प्रैक्टिस करवा देता हूँ उसकी, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी तो बहरहाल हम आगे लीजेस के अंदर बहुत तफसील से इस डिस्काउंटिंग को करने जा ही रहे हैं। कल वाले लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हाइब्रिड वाले भी पूछ सकते हैं। आज की कार्रवाई शुरू करें। चलो अच्छा जी, अब आज जो है वो हम वहीं कहीं करीब करीब ही शुरू करते हैं ना, ये बात भी। बात हो रही थी इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में आपको ये कहा था कि इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट है जिसके अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली, वो आइडेंटिफिएबल हो, दूसरी नॉन मॉनेटरी हो, तीसरी उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। थोड़ी सी इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर का ये एक हार्डवेयर है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, हार्डवेयर है ये, ठीक है। ये हार्डवेयर, इसके ऊपर मैं लिख नहीं पा रहा, आपको पता है क्यों? मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं इनको आईटी वालों को देकर अपना कंप्यूटर उसमें इस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकूं। तो ये एज अ प्रोजेक्टर ही मेरे पास चल रहा है, अपने कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर मैं नहीं लिख पा रहा। उसकी वजह क्या है कि इस हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। बात हुई थी ना कल सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक आइडेंटिफिएबल एसेट है। देखो ना, आइडेंटिफाई हुआ हमसे कि यार एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कर लेते हैं। अभी तो मैं इसको पढ़ा नहीं रहा यहाँ से, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा था, जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको जूम इन कर लूँगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल्ड, पता लग रहा है मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफिएबल है। नॉन मॉनिटरी है, मैंने आपको कहा था कि मनी के अलावा या कुछ रिसीवेबल पेपर्स हैं, IAS 21 में तफसील से बात करेंगे, वहाँ पर डिटेल वहाँ पर ले लेंगे। फिलहाल उसने इतनी सी बात की थी, एग्जाम्पल के तौर पर कहा था कि लैंड या बिल्डिंग आपके पास जो है वो एसेट तो है, लेकिन वो मॉनिटरी एसेट नहीं है विद इन इट सेल्फ। वो बिक कर कैश ला सकता है, लेकिन वो खुद कैश की तरह सी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर भी जो है ये एक नॉन मॉनिटरी एसेट है, ठीक है, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरे इस लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। क्या नज़र आ रहा है कि इंस्टॉल्ड नहीं है? अच्छा, आप कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया, उड़ता हुआ नज़र आया? कभी देखा हो जी मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, मैंने खुद देखा यूं पुर्र करके उड़ गया, ऐसा नहीं होता। तो उसकी फिजिकल जो सब्सटेंस होता है, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर टच कर सकते तो वो तो IAS 16 वाला PPE बन जाता, ठीक है। तो आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये हमारे इंटेंजिबल की 3 खसूसियात हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर की हो गई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये जैसे ये नमक निकल रहा है, वो क्योड़ा वाली साइड पे पूरी सॉल्ट रेंज है, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब जो प्राइवेट लोग वहाँ से निकाल रहे हैं उनको वहाँ पे लाइसेंस मिलता है कुछ अरसे के लिए, वहाँ से माइनिंग करके नमक निकालने के लिए, ठीक है। अब लाइसेंस, मिसाल के तौर पे ये PMDC वालों ने हमें लाइसेंस दिया, हमने लाइसेंस परचेज़ किया, ये लाइसेंस का सफ़ा है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइसेंस क्या है? राइट टू माइन। माइन मतलब हाँ, कान कुनी वाला माइन, ठीक है, माइन वो वाला माइन नहीं मेरा, ठीक है। राइट टू माइन जो मुझे मिला है ये एक इंटेंजिबल है। आप कहोगे हद होगी सर, इंटेंजिबल कैसे? आइडेंटिफिएबल है, मैंने कहा हाँ है, आपने भी कहा वो भी है। तो नॉन मॉनिटरी भी है, बिल्कुल नॉन मॉनिटरी है। सर फिजिकल सब्सटेंस भी तो है, आप इस सफ़े को टच भी तो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर भी तो CD में आता है, आप कहो जी देखें CD के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, भाई नहीं। दरअसल CD के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है 10 साल तक आप यहाँ से नमक निकाल सकते हैं, ये सफ़ा इंटेंजिबल नहीं है। इस सफ़े के पीछे मौजूद राइट टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट, ये है असल में इंटेंजिबल, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, 2 एग्जांपल्स होनी चलें। सॉफ्टवेयर की CD मौजूद होती है, लाइसेंस का सफ़ा मौजूद होता है, उसको टेंजिबल ना कह देना, क्योंकि ये सफ़ा
दरअसल इंटेंजिबल एसिड नहीं है, बल्कि इस सफ़े के पीछे मौजूद राइट टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट, ये है असल में इंटेंजिबल एसिड। ठीक है ना, क्लियर है बात? अच्छा जी, अब जो इंटेंजिबल होता है, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक। जो इंटेंजिबल है ना जी आपका, वो ऑर्गेनाइजेशन खरीद भी सकती है, इंटरनली जनरेट भी कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप FAR 1 के अंदर पढ़ के आए कि बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी बनाई खरीद भी सकती है, खुद कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है, इंटरनली कंस्ट्रक्टेड। ऐसे ही इंटेंजिबल एसिड कंपनी बना बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बना बनाया खरीद भी सकती है, परचेज भी कर सकती है, और इंटरनली जनरेट भी कर सकती है। ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक होगा वो दरअसल है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की बात आज हम करेंगे। ठीक है जी, अगर हम खुद जनरेट करें इंटेंजिबल्स को, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, पता नहीं क्या सफ़े पलटने लग गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों पलट रहे हैं, सब कुछ तो सामने है। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट करे, मिसाल के तौर पे कोई दवाई बनानी है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई नई किस्म की बोतल बनानी है, कोक वालों ने, फॉर्मूला होता है, बात समझ रहे हो? या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके पीछे भी कोडिंग होती है। तो आपका क्या ख्याल है, कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई फॉर्मूला ऐसे बन जाता है? ऐसे नहीं बनता, बड़ा सारा टाइम लगता है। कोविड आने के बाद साल तक तो वैक्सीन आ ही रही थी, उसके बाद वैक्सीन आने के बाद अब लोगों पे टेस्ट भी हो रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, तो टाइम लगता है। क्या मतलब, अगर आपने कोई इंटेंजिबल जनरेट करना है, इंटरनली जनरेट करना है, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल जो है उसके ऊपर थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, आपके ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपने FAR 1 इंट्रो पढ़ के आने वाले बच्चे हैं ना, जिस वक्त FAR 2 में बैठे हैं, इसलिए मैं कंफर्टेबली ये बात कर सकता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसी ज़माने में पढ़ा हो, शायद मिस भी हो गया हो, तो इतनी सी बात तो आपके साथ हुई होगी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लेते हैं, तो उनकी एक फैक्ट्री होगी। ठीक है जी, उसके बाद उनका एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद उनके पास एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद HR भी होगा, और आज एक नया डिपार्टमेंट में ऐड कर रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कौन सा जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ये थोड़ा सा बाद में हमने बनाया तो एक्सटेंशन थोड़ी सी होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका काम हो रहा है, उनके बंदे मौजूद हैं, कॉस्ट इनकर हो रही हैं। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है, लेबर भी काम करती है, ओवरहेड्स भी लगते हैं, और फिनिश गुड्स बनती हैं। वो फिनिश गुड्स बन के फैक्ट्री से निकल के सेल के शोरूम में आती हैं, वहाँ से बिकती हैं। यहाँ पे अपना स्टाफ, अपने खर्चे, रॉ मटेरियल खरीदने के खर्चे, लेबर के ऊपर जब उसने काम किया उसको पे करने के खर्चे, ओवरहेड्स के खर्चे, चीज़ बन गई इधर आ गई, सेल शोरूम के अपने खर्चे, उनके अपने मुलाजमों की तनख्वाहें, उनकी अपनी बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, उनके अपने ACOं के बिल, हर जगह पे अपने खर्चे इनकर हो रहे हैं। एडमिन डिपार्टमेंट में आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अकाउंट्स वाले भी यहीं पे बैठे होते हैं। HR डिपार्टमेंट है, इनके अपने खर्चे हैं। ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर वो सफ़ेद कोट वाले ढेर सारे बंदे हमने बिठाए होते हैं। ठीक है, जो अक्सर ही बैठे होते हैं, तो वेला नहीं रहने देते, हम उन्हें कहते हैं कोई ना कोई काम लगे रहो। अब वो जो काम लगे होते हैं उसको बेसिकली रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, वो रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे जब पहुंच जाते हैं तो फिर डेवलपमेंट का एक फेज़ स्टार्ट होता है। तो दो फेजेज़ हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल के लिए, एक होता है रिसर्च फेज़, और दूसरा होता है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, सारा कुछ आपके स्टैंडर्ड्स में भी मौजूद होगा, ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। लिखना होगा तो कोई बात नहीं, मैं एंड पे 1 मिनट पॉज लूँगा, पिक्चर ले लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। कुछ नोट करना हो तो मुझे बता देना, मैं पॉज ले लूँगा 30 सेकेंड्स का।
डेवलपमेंट फेज। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं नोट्स को नहीं छेड़ता, ठीक है, मैं बुक के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ डेफिनेशन जो आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई नई चीज़ यहाँ से नोट करनी ही ना पड़े। फिर बुक इसलिए नहीं यहाँ से छेड़ रहा क्योंकि ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप फिर बुक ओपन जब करोगे, रेलेवेंट पोर्शन लेक्चर के एंड में ओपन करेंगे तो यही बातें तो सीधे लिखी होंगी, मैं ज़रा उसको शॉर्ट करके आपको लिखवाने लगा, ठीक है। अच्छा जी, रिसर्च कहते हैं, बिल्कुल मैं शॉर्ट कर दूं लंबी डेफिनेशन को, तो रिसर्च कहते हैं प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन को। बस इतना काफ़ी है, लंबी डेफिनेशन लिखी होगी लेकिन निकलता उसमें से सिर्फ इतना सही मकसद है कि रिसर्च क्या होती है जी, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। कोई याद करने की हमें कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। IS 38 आपके स्टैंडर्ड के पार्ट ए के A2 के अंदर मौजूद होगा। IS 38 जब आप स्टैंडर्ड ले लोगे ना, आपको बताऊंगा किस स्टैंडर्ड को कहाँ पे देखना है कैसे, तो उसके अंदर पैरा मौजूद होगा, उस पैरा के अंदर रिसर्च की डेफिनेशन लिखी होगी। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लंबी कहानी होगी, मैं तो सिर्फ 2 लफ्ज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखना चाहें तो बेशक लिखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रूरत ऐसा नहीं है आपको। प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी कर रहे होंगे, कुछ सोचा तो होगा, ठीक है। कोका कोला वालों ने कहा होगा कि हमने करेला कोला बनानी है, सोचा तो होगा कुछ, ठीक है। पिज़्ज़ा हट वालों ने कहा होगा कि हमने जो है वो हनी पिज़्ज़ा बनाना है, शहद वाला पिज़्ज़ा, आज तक नमकीन पिज़्ज़ा बनाते रहे, ठीक है। कुछ सोचा तो होगा, फिर ही रिसर्च शुरू होगी ना, ठीक है। कोई दवाई बनानी है, कोई बीमारी तो होगी, ऐसे ही बस शुरू हो जाए जी, किसी ना किसी बीमारी की दवाई तो बन जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं रिसर्च को। और फिर जब कोई नतीजे पर पहुंचने के करीब आते हैं, जब कोई शक्ल बनना शुरू होती है, तो फिर कहा जाता है कि अब डेवलपमेंट शुरू हो गई है, ठीक है ना। रिसर्च में तो बस ऐसे ही टामक टोइयां मार रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, कुछ नतीजा सामने आने लगा है, कोई रास्ता सा नजर आया है, तो अब हम डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं। तो डेवलपमेंट फेज को आप शॉर्ट करके यूं कह सकते हैं कि जो रिसर्च फेज की फाइंडिंग्स हैं उनको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स डेवलपमेंट फेज होता है, ठीक है जी। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अव्वल तो पूछेगा नहीं, पूछ भी लेगा तो स्टैंडर्ड खोल के आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, MCQ के अंदर वो यूज़ करवा ले, तो वो यूज़ करना आपको जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड से ही, स्टैंडर्ड्स ओरिजिनल से ही सिखाऊंगा, ठीक है। बहरहाल वैसे दिल करता है बच्चों का, चलो जी थोड़ी सी बात है हम लिख लें, अच्छा हमारा टॉपिक के ऊपर एक पहले सफ़े के ऊपर थोड़ी सी समरी आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन याद करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च फेज़ की जो फाइंडिंग्स हैं उनको अप्लाई करेंगे तो उसको डेवलपमेंट फेज़ कहते हैं। अब इसके अंदर ना एक थोड़ी सी बात है, ठीक है, वो बात आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कल देख लेंगे कि वो क्राइटेरिया हमने कब पढ़ने हैं। लेकिन डेवलपमेंट फेज़ जो है ना, डेवलपमेंट फेज़, ये डेवलपमेंट फेज़ भी 2 फेजेस के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। ठीक है, डेवलपमेंट फेज में भी एक अरसा ऐसा होता है जिसके अंदर अभी हम बिल्कुल क्लियर नहीं हो गए होते, ठीक है, कि अब हमारी प्रोडक्ट बनने जा रही है, हाँ इंटेंजिबल बन रहा है, हाँ हमने निकाल लिया फॉर्मूला करेला कोला का, हाँ हमने बना ली वैक्सीन या दवाई, अभी श्योर नहीं हुए, ठीक है ना। रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई करना शुरू किया है, स्टिल वी आर अनश्योर, ठीक है। तो डेवलपमेंट फेज भी 2 हिस्सों में बटा होता है, सवाल आपको खुद क्लियरली गाइड कर देगा, ठीक है। उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम डेवलपमेंट फेज के अंदर भी इस फेज को 2 हिस्सों में बांट दिया करते हैं। एक हिस्सा जो है वो रिसर्च की तरह से ही होता है, ठीक है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि वो अभी जो है वो बुरी वाली डेवलपमेंट है। बुरी क्यों है, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है प्रोडक्ट बने ना बने। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डेवलपमेंट, अच्छा अब इन दोनों के दरमियान जो चीज़ हायल है उसको स्टैंडर्ड ने जो लफ्ज़ उसके लिए जो नाम लिया है वो है 6 क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड ने एक क्राइटेरिया रखे हुए हैं, कोई 6 चीज़ें उसने कह दी हैं कि जब ये 6 शर्तें, ये 6 क्राइटेरिया पूरे हो जाएं तो हम कहेंगे डेवलपमेंट अच्छी वाली स्टार्ट हो गई है,
ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है आपने। ये 3 डिफरेंट फेजेस बन गए। एक कौन सा है जी? रिसर्च फेज, दूसरा बुरी डेवलपमेंट वाला फेज, और तीसरा अच्छी डेवलपमेंट वाला फेज। अब इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट थोड़ी सी, ठीक है। जो भी खर्चे तो हो रहे हैं ना, खर्चे यहाँ पे भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमने वो जो साइंसदान बिठाए हुए हैं वो तनख्वाहें भी ले रहे होंगे। हमने ये जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उसमें कोई और खर्चे भी बिजली के हो रहे होंगे। वो जो तजर्बे कर रहे हैं वो कोई चीज़ें भी मंगवा रहे होंगे, इक्विपमेंट भी ले रहे होंगे, वो रॉ मटेरियल भी ले रहे होंगे। तो खर्चे तो इनकर हो रहे हैं ना, ठीक है। अब बोलो, हो रहे हैं। कोई भी आप इंटेंजिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खर्चे तो इनकर हो रहे हैं। अब ये खर्चे इनकर होते हैं तो जब तक रिसर्च फेज में वो आपका प्रोडक्ट रहता है तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको आप करते हो एक्सपेंस आउट। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एसेट नहीं बनाना आपने। फिर जब बुरी डेवलपमेंट चल रही हो तब भी आप एक्सपेंस आउट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। और जिस दिन 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए, वो क्राइटेरिया क्या है हमें कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल पढ़ने की, बाद में पढ़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन याद करने की फिर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि किताब आपके पास होगी, पैरा में वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बस समझ लेंगे। पर्चे में क्या करना है, बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्चे के अंदर 2-3 किस्म के अल्फाज हैं, बस वो आई कैप बोल दिया करता है, उससे पता लग जाता है कि 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, इससे आगे डेवलपमेंट जो है वो अच्छी वाली शुरू हो रही है, ठीक है। सवाल करने से ही बातों का पता लगता है, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट अच्छी वाली स्टार्ट हो गई, यानी आफ्टर 6 क्राइटेरिया मीट होने के, तो फिर हम उसको एसिड बनाएंगे, ठीक है। कौन सा वाला एसिड होगा वैसे? हाँ, इंटेंजिबल। अच्छे वाला इंटेंजिबल है भाई, ठीक है। एसिड बना लेंगे, इंटेंजिबल बैलेंस शीट के अंदर जाता है एसिड, ठीक है ना। ओके, ये 3 फेजेस हैं, बस यही है हमारा इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। इसको सवालों के अंदर जाकर अब हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे कभी पहले भी आपने देखा है कि इस तरह से एक काम हो रहा है और उसके अंदर कुछ खर्चा एक्सपेंस और कुछ एसिड बने? कभी ऐसा देखा था? हम PPE IS 16 करके आए हैं। ऐसे ही ज़रा एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हमने एक AC ख़रीदा, ठीक है जी। उस AC की कीमत थी 1,05,000। हमें उसकी इंस्टॉलेशन पर हमारा खर्चा आ गया 5,000, ठीक है। समझ आ रही है? AC ख़रीदा 1,05,000 का, इंस्टॉलेशन आ गई 5,000। और आपको अगर याद हो, बच्चे तकरीबन सारे मेरी बैठे हुए, नहीं जिनको नहीं याद होगा उनको, उनके लिए एग्जांपल बोल रहा हूँ। अच्छा, ये ना कहना कि पुरानी एग्जांपल बता दी। मिसाल के तौर पे ये AC आप 2 बंदे पकड़ कर ला रहे थे और आपके घर का लाउंज में पड़ा हुआ शीशे का टेबल वो आपने उसके ऊपर गिरा दिया आउटर यूनिट, तो वो टूट गया। तो आपने यहाँ पर लिखा डैमेज ऑफ वालदाज टेबल। इसकी तो कीमत ही कोई नहीं ना, ये तो सुनते ही रहेंगे, अब हम सुनते ही रहेंगे हम, ठीक है ना। तो खैर कोई लगा देते हैं कीमत ऐसे ही 10,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप अगर AC आपका फिक्स एसेट है ना, ठीक है, तो आप AC को रिकॉर्ड करोगे तो आप कहोगे इसकी कॉस्ट है 1,05,000 और इसकी इंस्टॉलेशन पर खर्चा आया 5,000 और AC हमारी किताबों में नज़र आएगा 1,10,000 रुपये। ये कहाँ चला जाता था? बैलेंस शीट में, फिर डेप्ट वगैरह होता था। और जो डैमेजेस हैं ऑफ टेबल, इसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते थे, बल्कि इस 10,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस ले लेते थे, ठीक है। ये कुछ याद आया? तो ऐसा तो पहले भी होता है, ठीक है, कि हम किसी चीज़ पर खर्चा करें तो कुछ उसमें से एक्सपेंस आउट हो जाता है, कुछ एसिड बन जाता है। ऐसे ही हम अगर इंटरनली जनरेट कर रहे हैं एक इंटेंजिबल, तो जब तक रिसर्च फेज चल रहा है खर्चा एक्सपेंस। एसिड क्यों बनाएं भाई? देखो ना, एसिड की बेसिक डेफिनेशन ही क्या है कि उससे फ्यूचर में हमें फ़ायदा आना है। अभी तो पता ही कोई नहीं है कुछ बनना है या नहीं बनना, ठीक है। तो एक्सपेंस, फिर डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन अभी भी हम 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ऐसे समझ लो, ठीक है। बुरी डेवलपमेंट चल रही है तो उसको भी कहाँ फेंकोगे? एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जब अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी जिसकी निशानी 6 क्राइटेरिया मीट होना है और जो सवाल में कोई ना कोई निशानी बताएगा, अभी सवाल देखते हैं, ठीक है, तो फिर हम उससे ऑनवर्ड एसिड बनाना शुरू कर देंगे, उसको इंटेंजिबल एसिड के नाम से, ठीक है। और
एक अगली बात, जिस दिन से ये बनना शुरू हो जाएगा इंटेंजिबल, उस दिन से इसको डेप्रिशिएट भी करना शुरू कर देंगे। हाँ, डेप्रिशिएट मैंने वैसे ही कह दिया, इसकी डेप्रिसिएशन का नाम अमोर्टाइजेशन है, अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। सही है? नहीं, असल ये बात थी सवाल मेरा कि क्या हम अंडर प्रोसेस इंटेंजिबल को डेप्रिशिएट भी करने लग जाएंगे? भाई अगर बिल्डिंग बन रही होती थी तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था, जिस दिन बन के कंप्लीट होती थी उस दिन डेप्रिशिएट होती थी। इंटेंजिबल बनना शुरू हुआ है इस दिन से, CWIP। जिस दिन कंप्लीट होकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यहां से रिसर्च होने के बाद इन्होंने कहा लो जी तैयार है, बनाओ करेला कोला, फैक्ट्री को उन्होंने वो रिपोर्ट बनाकर फॉर्मूला की, जिस दिन दे दी, इस दिन हम कहेंगे लो जी इंटेंजिबल तैयार हो गया। इस दिन से ऑनवर्ड्स हम करेला कोला बनाकर बेचेंगे, ये इंटेंजिबल हमें फायदा देना शुरू कर चुका है। हमारा अंदाजा है कि ये 10 साल तक हमें फायदा देगा, इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, इसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दो। ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का मेरे ख्याल से। बात समझे हो? इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल अगर होगा तो भाई दो फेजेज हैं मेन, एक रिसर्च फेज, दूसरा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फेज फिर दो फेजेज के अंदर बटा हुआ है, एक अच्छी डेवलपमेंट, दूसरी बुरी डेवलपमेंट। रिसर्च फेज एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट फेज जब तक 6 क्राइटेरिया मीट ना हो एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट फेज जब 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए तो एसिड बनाना शुरू कर दो, और जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन अमोर्टाइज करना शुरू करो फिर। ठीक है, तो पहला सवाल हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 49 पे। ये एंड वालों को नजर आ रहा है? एंड पे आप नजर आ रहे हैं? हाँ, ये लो, ये लो। अच्छा ठीक है, अब और गुजारा कर लो यार, कुछ लिखना भी तो है ऊपर। अच्छा जी, अब सवाल पढ़ते जाना है और की डेट्स को आइडेंटिफाई करते जाना है। ठीक है, पर्चे के अंदर टाइमलाइन बनाने से थोड़ा गुरेज कर लेंगे टाइम बचाने के लिए, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और अगर फंस जाओ तो टाइमलाइन तो फिर होती ही है। ठीक है, लेकिन हम की डेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, टाइमलाइन मैं बनाऊंगा, अभी दोनों सवालों में बना दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा ये चाहत मेरी यही होगी कि आप टाइमलाइन पे टाइम ज़ाया करने की बजाय की डेट्स ही पर्चे में लिख लें, उससे भी काम चल जाएगा। की डेट्स किस चीज़ की होंगी? यही जो अभी मैंने कहा, अगर आपने इंटरनली जनरेटेड एसिड बनाना शुरू किया इंटेंजिबल, तो किसी दिन रिसर्च स्टार्ट हुई होगी, फिर किसी दिन डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर किसी दिन डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो अच्छी वाली डेवलपमेंट में एंटर हो जाएगी, और फिर किसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 डेट्स ही रेलेवेंट होंगी हमारे लिए, इससे कम हो सकती हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगी। कम ऐसे हो सकती हैं, कम जैसे होंगे अगले साल में देखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? होगा क्या? रिसर्च स्टार्ट हुई, एक डेट ये आ रही होगी, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, दूसरी डेट ये आ रही होगी, फिर डेवलपमेंट के फेज में 6 क्राइटेरिया मीट हो गया, अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई, एक रेलेवेंट डेट एक ये होगी, और फिर एक वक्त आएगा कि हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, इंटेंजिबल तैयार होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाएगा, और फिर उस फार्मूला के तहत दवाई बन रही होगी, ठीक है, या बोतल बन रही होगी, या जो भी काम करना है आपने डेवलप कर लिया। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं सवाल को जी। ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोडक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला ऑफ करेला कोला। ठीक है, फॉर्मूला बनाने का किस दिन उन्होंने इरादा कर लिया और शुरू कर दिया, बल्कि रिसर्च शुरू कर दी किस दिन? यकम जनवरी 2010। तो हम यूँ लिखते हैं जी, सबसे पहली डेट हमारी कौन सी है रेलेवेंट? रिसर्च स्टार्टेड किस दिन जी? रिसर्च स्टार्ट हुई यकम जनवरी 2010। ठीक है, पर्चे भी लिख लिया करेंगे, कोई सामने सवाल के ऊपर ही लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। आगे मत पढ़ो, डेवलपमेंट स्टार्टेड किस दिन? यकम जनवरी, यानी पूरा साल सिर्फ रिसर्च होती रही। अब इस पूरे साल के अंदर बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, साइंसदानों के पैसे भी गए होंगे, बिजली गैस के खर्चे भी हुए होंगे, उन तजर्बों के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की होंगी वो भी
खर्चे हुए होंगे, तो जितना खर्चा इस एक साल के दौरान हुआ होगा उसको कहाँ फेंकेंगे? एक्सपेंस में, प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आउट करेंगे। यही समझाया था, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है डेवलपमेंट यकम जनवरी 11 को स्टार्ट हो गई, ठीक है, बट हाइब्रिड वालों सही नजर आ रहा है ये? ऐसे कर दिया करो ऐसे, ठीक है ना, मुझे और तुम्हारी आवाज़ तो माइक से ही आनी है। सही सही नज़र आ रहा है ना बिल्कुल सबको? ओके, ठीक है। अच्छा जी, मैं सवाल पूछा करूँ ना सही नज़र आ रहा है, तो इसका जवाब ज़्यादा बेहतर है पीछे वाले बच्चे दिया करें, ठीक है। आगे वालों को तो नज़र आ ही रहा होता है, ओके। वैसे आगे वाले भी दे सकते हैं जवाब, लेकिन पीछे वालों के लिए तो ये मस्ट है, ओके। अच्छा, ओके जी, ओके जी। हाँ, ऑन यकम जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, बट 6 criteria for recording intangible were only met on 30/9/11। इसका मतलब इससे पहले ये मीट नहीं हुआ था, यही मतलब है ना। उसने क्या लिखा? उसने कहा यकम जनवरी 11 को डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, लेकिन 6 क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन बेसिकली है ये, 6 क्राइटेरिया फॉर रिकग्नाइजिंग इंटेंजिबल, ये 6 क्राइटेरिया वर ओनली मेट ऑन 30/9। इसका मतलब 30/9 से पहले पहले ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। इसका मतलब इससे पहले वाले जो 9 महीने बनते हैं, यानी कि यकम जनवरी 11 से 30/9/11 तक के 9 महीने भी खर्चा ही हुआ हमारा, वो भी एक्सपेंस आउट है। लेकिन तीसरी रेलेवेंट डेट आ गई, इसमें क्या लिखेंगे जी हम? 6 क्राइटेरिया मेट। बेसिकली ना ये 6 क्राइटेरिया जो है ना, ये बेसिकली ये क्राइटेरिया है फॉर रिकग्निशन, मैं रिकॉर्डिंग लिखता हूँ, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेंजिबल, ठीक है। असल ये कहानी है। ये 6 क्राइटेरिया किस चीज का है? कि किस दिन इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना शुरू करना है आपने, ठीक है ना। तो 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल, पूरी बात तो ऐसे है, लेकिन पर्चे में तो हम रेलेवेंट डेट से छोटा छोटा करके लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9, यानी इससे पहले ये मीट नहीं हुआ था, ठीक है। और डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड होना चाहिए था, डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/10/2012। आगे मत पढ़ो, चौथी रेलेवेंट डेट क्या है जी? डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई किस दिन भाई? 31/10 यानी 12। अच्छा अच्छा, एक ने कह दिया, ओह तुसी कर लो कमाई। जी 12। अब यकम अक्टूबर 11 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने, और फिर 31 अक्टूबर तक आगे 10 महीने, कितने बन गए? 13 महीने भी खर्चे हुए होंगे। ये 13 महीने का सारा खर्चा एसेट बनेगा, इंटेंजिबल एसेट बनेगा, ठीक है। हाँ, डेप्रीशिएशन जो है ना, डेप्रीशिएशन वो बेसिकली इस 31 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने करेंगे हम, जिस दिन ये रेडी टू यूज़ हो गया, इनफैक्ट यूज़ होना शुरू हो जाएगा, कंप्लीट होगी तो फिर फैक्ट्री को ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा फॉर्मूला, और फिर उस फॉर्मूला के तहत प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, ठीक है। वो फॉर्मूला बड़ा सीक्रेट होता है, छुपा के रखते हैं, अगर पेप्सी वालों ने देख लिया तो वो भी चोरी कर लेंगे, वो भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको छुपा के रखा हुआ है, प्रोडक्शन वालों को दे दिया है, बस खामोशी से बस ये अब बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। बड़ी मेहनत हुई है, 2 साल लगा के हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया है, ऐसे नहीं, ओके जी। बात समझ आई? हाँ। बस ठीक है, ऐसे ही मेरे ख्याल से। अच्छा जी, अब ये जितना अरसा भी है पहले वाला, इसमें जो खर्चे होंगे एक्सपेंस आउट, ये 9 महीने के खर्चे भी, हालांकि डेवलपमेंट शुरू हो गई लेकिन 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए। और अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जो है ना पूरे 3 साल पे फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 10 के साल में, ईयर एंड हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, ठीक है ना। बाकी रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं। ईयर एंड क्या है जी? 31 दिसंबर। तो 10, 11 और 12 इन 3 साल पर ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। तो हम पर्चे में ऐसे डेट्स लिखा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं टाइमलाइन आपके साथ यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि हमने एक साल ज़्यादा हो गया,
छोटा सा साल है, 2 साल और 3 साल पर इस प्रोजेक्ट को देख लें। ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट है 2010 में, फिर 11 में भी ये चलता रहा और 12 में आकर ये कंप्लीट हो गया। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 कह लूँ, इस सारे अरसे में रिसर्च चलती रही। तो रिसर्च जो है ना, रिसर्च वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट होनी है। रिसर्च हम सवालों के अंदर, अब याद रखना, मुझे अगली क्लास में याद करा देना अगले हर सवाल में। रिसर्च हमारी रेड से हम इसको डिनोट किया करेंगे। ठीक है। तो 10 के साल में क्या चला? रिसर्च। ठीक है। उसके बाद 11 के साल में डेवलपमेंट शुरू तो हो गई, लेकिन पूरे 11 में डेवलपमेंट बुरी वाली ही चलती रही। तो बुरी डेवलपमेंट जो है वो हमारी हुआ करेगी येलो। ठीक है। ये 9 महीने हमारी बुरी डेवलपमेंट चलती रही। उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलेगा 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, अच्छी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी 31 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है। अब जो रेड वाला एरिया है, इसमें जितना खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट होगा। बुरी डेवलपमेंट के अरसे में जितना खर्चा होगा वो भी एक्सपेंस आउट होगा, और अच्छी डेवलपमेंट के अरसे में जितना खर्चा होगा वो एसेट बनेगा। ठीक है। इंटेंजिबल ही ना लिख लें। ठीक है। ओके। अब मंथ्स गिनते जाएंगे, काम होता चला जाएगा। बहुत आसान टॉपिक, मैं कह रहा हूं इस टॉपिक के अंदर ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली इन 2010, इन 2011, इन 2012। आगे जाने से पहले ना एक कंफ्यूजन खत्म कर लें। पहला कंफ्यूजन मुझे ये है कि टाइम कितना रह गया क्लास में। बोर्ड ओके, उसके बाद भी तो होता है ये टाइम। ठीक है। अच्छा, पहले एक टेंशन जो बाद में होनी है उससे अभी छुटकारा हासिल करते जाएं। ठीक है। वो कह रहा है जी इवनली इनकर हुए हैं, इसका मतलब तो पता ही है ना, ये तो आसान बात है। इसका मतलब ये है कि अगर कितने गए एक्सपेंसिव, ये अगर 50 मिलियन 12 महीनों में हुए हैं तो 50/12 महीने में हुए हैं। इवनली का तो ये मतलब है। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है 2010 में ये 50 मिलियन इनकर हुआ, ये कितने महीनों का खर्चा है? 12 महीनों का खर्चा है जी, 12 मंथ्स। यार इस बदतमीज को थोड़ा सा जी, कितने मंथ्स का जी? 12 मंथ्स का। नेक्स्ट 2011 के अंदर, आपस में बातें मत करो, 2011 के अंदर ये 60 मिलियन कितने महीनों का खर्चा है? 12 महीनों का। इवनली जो हुआ, ऐसे ही 2012 के अंदर ये 25 मिलियन भी 12 मंथ्स का होगा। ये 12 मंथ्स का नहीं है। एक प्रोजेक्ट चला ही 31 अक्टूबर तक है, वो कह रहा है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। प्रोजेक्ट की बात ही हो रही है ना, तो भाई जब प्रोजेक्ट ही 10 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है, तो फिर वो एक्सपेंस कैसे 12 महीने का हो सकता है? ये बात अगले किसी सवाल में बहुत रेलेवेंट हो जाएगी। इस सवाल में तो रेलेवेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि 10 के 10 महीने सारे ही एसेट में जाने हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये फेज यहां पे आके शुरू हो रहा होता, तो ये जो 25 मिलियन का खर्चा है, इसको जब आप मंथ्स पे अपोर्शन करते तो आपको डिवाइड बाय 12 नहीं करना था, वहां पे 10 करना पड़ता। लेकिन ये एडवांस वाली बात मैंने जरा पहले ही समझा दी कि जब जरूरत पड़े तो, ताकि ये अभी से ही ये आदत रहे हमें। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने I38 के सवालों के अंदर। ठीक है, कि जब आपको खर्चे दिए जाएं तो प्रोजेक्ट अगर आखिरी साल में आगे खत्म हो रहा है, तो जब प्रोजेक्ट ही 31 अक्टूबर के बाद नहीं है, तो खर्चा कैसे आप 31 दिसंबर तक ले सकते हैं? ये खर्चा भी 31 अक्टूबर तक का ही होगा। ठीक है। ये शायद मुश्किल बात इस सवाल के अंदर बन सकती थी, लेकिन स्टार्ट में बात होगी। क्लियर है ये? चलें आगे। अब पूरे 2010 के अंदर खर्चा कितना हुआ है? 50 मिलियन का। ये पूरे 2010 में हुआ। पूरे 2011 के अंदर
एक्सपेंस कितना हुआ? 60 मिलियन। खर्चा तो 60 है ना, हम तोड़ लेते हैं एंट्रीज, अभी उधर बोर्ड के उस साइड पे करते हैं, अभी तो सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पूरे 2012 में नहीं खर्चा हुआ, मुझे कोई रंग ढूंढने दो जी, सिर्फ 2012 के 31 अक्टूबर तक ये 25 मिलियन का खर्चा हुआ है। तो ये 25 मिलियन जो है, ओह सुभान अल्लाह, ये 25 मिलियन यहाँ तक आएगा, ओके, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, आगे नहीं। इससे ज़्यादा अहम बात क्या है, नवंबर और दिसंबर के 2 महीने की अमोर्टाइजेशन हम लेंगे, पहले इंटेंजिबल तो बना लें, ठीक है। ये बात समझ में आती है? चलो, इसको अगर किसी ने नोट करना है तो कर लें, क्योंकि सवाल अब हो गया है, बस अब जवाब लिखना है। ये नज़र आ रहा है? ये 25 नहीं नज़र आ रहा, मुझे लग रहा है। अब नज़र आ रहा है? आप गुजारा हो गया। जल्दी से नोट करें, बस सवाल करने के लिए तो अब सिर्फ 5 मिनट चाहिए हमें। हाँ जी, तैयार हैं? चले, सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल कौन सा है? तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। भाई हाइब्रिड वालों, ये बोर्ड सही नज़र आ रहा है? ओके, अच्छा जी, सानू तो आ ही रहे होना है, नहीं नज़र आ रहा तुम्हें? हाइब्रिड में चले जाओ। अच्छा, कभी कभी ना क्लास से ज़्यादा उस क्लास में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होता है, मैंने नोट किया है। अच्छा, हुणे ना होए सारे कल उत्थे बैठे हो, मैं लब रहा हूँ, मैं कुर्सियां नूं पढ़ावां। ओके जी, 2010 में 50 मिलियन का खर्चा हुआ। एंट्री करनी आती है? करो, तो आप ही कर रहे हो एंट्री। पहला टॉपिक आपको वैसे ही आता था, देखो FAR 2 का है, एक्सपेंस डेबिट। थोड़ा सा और तफसील बयान करने से कोई हर्ज नहीं था। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो पहले साल की एंट्री हुई रिसर्च एक्सपेंस, क्या बेटा? नहीं, क्या कहा तुमने? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, मैं क्या कुछ जुगत मारी, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से बेटा? 50 से। अच्छा, अब ये रिसर्च एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया, डन। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। हाँ जरा, 2011 में 2011 पूरे का खर्चा है 60 रुपये, ठीक है। इसमें 9 मंथ्स एक्सपेंस है, बस नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, ये रिसर्च एक्सपेंस की बजाय डेवलपमेंट एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस ही डेवलपमेंट एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। अब होगा पता है क्या तरतीब क्या हुआ करेगी, इस तरह से एंट्री जरा एक बार देख लें कैसे किया करेंगे, सब देख लें एक बार, ठीक है। खर्चा कितना हुआ है? 60 मिलियन का, ठीक है। तो कैश कितना निकल गया जेब से? तो कैश क्रेडिट हुआ करेगा 60 से, ठीक है। ये नजर आ रहा है हाइब्रिड वालों? आप हाइब्रिड वाले हो कुछ, उम्मीद है नजर आ रहा होगा। अच्छा, नजर आ रहा है? सही, अच्छा जी। तो 60 रुपए से कैश क्या हो गया? क्रेडिट, ठीक है। अब इसी में डेवलपमेंट एक्सपेंस भी है, और इसी साल के अंदर इस खर्चे में से कुछ खर्चा जो है वो क्राइटेरिया मीट होने के बाद एसेट बन जाना था, तो इंटेंजिबल भी है। बैलेंसिंग नहीं करते हम मंथ से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 9 महीने सारे के सारे एक्सपेंस आउट होंगे, तो 60 का खर्चा टोटल
ये लिखा मैंने, ठीक है। ये है पूरे 12 महीनों का। अगर ये काम हमें आखिरी साल में करना पड़ता तो डिवाइड करते 10 से। ये याद रखना किसी मुश्किल सवाल के लिए, अगले साल के लिए कह रहा हूं, इस साल में तो ये पूरे 12 महीने खर्च है, ठीक है। डिवाइड बाय 12 किया, इंटू 9 किया तो 45, ठीक है जी। अब बाकी बैलेंसिंग फिगर निकालने की बजाय जरा दोबारा कर लेने में हर्ज नहीं है। इंटेंजिबल 60 डिवाइडेड बाय 12, कोई एक भी निकालना पड़ सकता है ना कभी। 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 जी 15 रुपीज़, ये हमारा इंटेंजिबल बन गया। लेकिन आपस की बात है, ये इंटेंजिबल अभी इन प्रोग्रेस है, इसलिए इस साल के एंड पे मैं अमोर्टाइज इसको नहीं कर रहा, ठीक है। बस इस साल के अंदर ये एंट्री जो करनी थी ये मैंने कर ली। लिख लेंगे जी, अलग कर सकते हैं, आप अलग कर लेना, मैं तो ऐसे ही करवाऊंगा। अभी भी आप अलग पे फिर रहे हो, FR 2 में पहुंच, इकट्ठी करो एंट्री, कर सकते हैं अलग। जी सही है जी। क्वेश्चन ये दोनों ही आ सकते हैं बिल्कुल, हाँ अलग अलग करेंगे। एक्सपेंस नाम बदलना है बस, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा रिसर्च और डेवलपमेंट को वो अलग करेगा ही नहीं, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस भी लिख देंगे, अकाउंटिंग में नहीं डरना जी। कोई हाइब्रिड वालों का सवाल है क्या? चलें आगे, इस साल तक को मसला जी, को मसला ओके। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 में क्या हुआ? 25 रुपए का खर्चा हुआ, पूरे साल हुआ 10 महीने हुआ, लेकिन कोई बंटवारा शटवारा करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे 10 महीने का खर्चा इंटेंजिबल है, एसेट है, क्राइटेरिया तो पिछले साल ही मीट हो चुका हुआ है, तो फिर इंटेंजिबल ही डेबिट करोगे पूरे का पूरा 25, ठीक है जी, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 25, ठीक है। सही है, बल्कि यार बराबर बराबर ही रखते हैं ताकि आपको बाद में बता दूं, देखो कहां कहां अमोर्टाइजेशन नहीं हुई थी जी। सही है, ओके। नाउ अब इंटेंजिबल जो है उसकी कॉस्ट कोई मुझे बता सकता है? इंटेंजिबल की कॉस्ट है 50 जमा 45 जमा 15 जमा, यहां से इंटेंजिबल बनना शुरू है। एंट्रीज में वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं लिख रहा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि अगर वर्क इन प्रोग्रेस लिखवाऊंगा ना तो आप एक एक्स्ट्रा एंट्री की फिर डिमांड भी करेंगे। जिस दिन पूरा हुआ है उस दिन फिर इंटेंजिबल डेबिट और इन प्रोग्रेस क्रेडिट करें। तो फिलहाल मैं ज़रा सादा रखना चाह रहा हूँ बात को, है इन प्रोग्रेस, कंप्लीट हुआ है 31 अक्टूबर को, ज़बानी काम चला लें फिलहाल, ठीक है। बाकी फिर आगे जाके किसी वक्त ऑप्शन दे दूंगा, आज बैलेंस शीट में इनको अलग अलग दिखा दूंगा अभी, लेकिन एंट्री करते हुए फिलहाल इसको ऐसे ही रख लें, ठीक है। अच्छा चलें आगे। अब ये इंटेंजिबल हो चुका है तैयार इस दिन, ठीक है जी। अब ये इंटेंजिबल जो इस दिन तैयार हो गया तो कोई और रंग ही नहीं मिल रहा मुझे, देखो अजीबो गरीब सा रंग, ये 2 महीने, ये अब ये रंग याद रखना, इस रंग को हम अमोर्टाइजेशन के लिए यूज किया करेंगे, ठीक है। रिसर्च के लिए लाल रंग, बुरी डेवलपमेंट के लिए येलो, और ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम एसेट बनाना शुरू कर देंगे। और अजीब सा रंग, ठीक है जी। अब कितने महीने ये तैयार होकर इस्तेमाल हो गया इस साल में? 31 अक्टूबर को तो ये कंप्लीट हुआ है ना, डेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इसको कितने महीने इस्तेमाल किया होगा? 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो 2 महीने की अमोर्टाइजेशन हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अमोर्टाइजेशन की एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ठीक है जी। अब 15 जमा 25, ये है इसकी टोटल कॉस्ट।
लाइफ कहीं नहीं दी हुई सवाल में, दी हुई थी, हमने पढ़ी नहीं है। आखिरी लाइन में देखें, आखिरी लाइन में देखें, int life of intangible is 7 years divided by 7। ये आ गई 1 साल की amortization। गुजरा वाला है, नींद आ रही है तुम्हें, खड़े होके पढ़ना चाहोगे? अच्छा जी, 7 साल से डिवाइड किया तो 1 साल की रिडक्शन आ गई, बस आंसर मल्टीप्लाइड बाय 2 बटा 12। ठीक है जी, इसको 1 कर ले, राउंड कर लिया करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो ना 0.94 तक अगर हो तो इसको 0.9 कर लिया करो, 0.95 या उससे ऊपर चला जाए तो 1 कर लिया करो, राउंड अप राउंड डाउन, ठीक है ना। आपने 0.95 बोला तो मैंने इसलिए कह दिया इसको 1 कर ले, ठीक है, राउंड कर लिया करेंगे। जरूरत पड़े तो कर लेना, ना पड़े दिल ना कर दो ना करना, कोई मसला नहीं, ठीक है। मिलियंस में फिगर्स हों तो आपको FR1 में तजर्बा हुआ होगा, अगर जैसे 8 मिलियन 10 मिलियन हो तो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट यूज़ कर लेना चाहिए, एहतियातन अच्छा होता है, ठीक है। हाँ इसीलिए 1 पॉइंट यूज़ किया ना, तो 0.9 को अब फिर हम क्या करें, 0.95 को क्या करें, फिर राउंड तो करना ही था ना, आप तो करके 1 करें। लिखना है तो 0.95 लिख लो यार, मैंने 1 ही लिखना है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है जी? कोई मसला, कोई मसला, कोई हाइब्रिड वालों को मसला? उठाना ना, गुस्से से देखना है तुम्हारी तरफ, ये पैसे उठानी है। अच्छा जी चलें आगे, चलें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। दस, 11 और 12 और बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। 2011 12, 10 11 और 12। साथ साथ नोट करने की बड़ी बीमारी है आप लोगों को, सब्र कर जी। 2010 की बात करें तो 2010 में सिर्फ रिसर्च एक्सपेंस नजर आ रहा है हमें, रिसर्च एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 50 रुपए, ठीक है। 2011 के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंस है, लेकिन देखो दोनों सालों में अमोर्टाइजेशन नहीं आ रही क्योंकि अभी इंटेंजिबल कंप्लीट ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना है 45। हालांकि इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया है, लेकिन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, अभी तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और 2012 के अंदर जाके अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा 1 रुपये का, बाकी तो कोई नहीं है ना। 2011-12 में रिसर्च कोई नहीं थी एक्सपेंस, 2010 और 12 में डेवलपमेंट एक्सपेंस नहीं था, 10 और 11 में अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जिस दिन इंटेंजिबल बनना शुरू हो जाता है तो हमारी बैलेंस शीट में वो एक एसेट है, ये तो कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो इंटेंजिबल 2010 के अंदर कुछ नहीं था, 2011 के अंदर 15 आ गया और 2012 के अंदर, अच्छा फिलहाल ये नोट नहीं करना, मैं गलत लिख रहा हूँ जरा, ठीक है ना, मैंने अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं की, कितना 15 जमा 25, एक तो तरीका ये है, लेकिन ये को मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, सही भी नहीं है। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, 11 के अंदर इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में था, ठीक है, और 12 के अंदर ये इंटेंजिबल बन गया। लेकिन इंटेंजिबल जब बना है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि ओपनिंग कितना था, एडिशन कितना हुआ, एमोर्टाइजेशन कितनी है और क्लोजिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग 15 पड़ा था पिछले साल में, फिर 25 आया, फिर 1 माइनस हुआ, तो इंटेंजिबल कितना हो गया 39 का, ठीक है। इस साल चूंकि ये प्रोग्रेस में नहीं है इसलिए ऊपर 0 हो गया, इससे पहले बना नहीं था इसलिए यहां पर 0 आ रहा, ठीक है।
ये बात समझ आई है? तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पर की जा सकती थी। यहाँ पर 31 अक्टूबर को 10वें महीने के एंड पे आप पहले इधर CWIP लिख लेते और फिर 31 अक्टूबर को कहते CWIP क्रेडिट और इंटेंजिबल डेबिट। लेकिन मैंने कहा जरूरत नहीं है, पर्चे के अंदर एंट्रीज में टाइम भी बच गया, ये काम यहाँ पे प्रेजेंट भी कर लिया। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। हाइब्रिड, फिजिकल, कोई क्वेश्चन? चलें आगे, तो नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। कितना टाइम रह गया? बड़े बड़े क्वेश्चन। ये तो कुछ ना नोट करना है, यहाँ से कुछ करना है तो ये भी पिक्चर लेनी है तो ले लें, अगर किसी ने लेनी है तो। आमिर भाई मैं इधर कह रहा हूँ किसी ने पिक्चर लेनी तो ले लें, आपने उधर पिक्चर रखी हुई है, चलें ठीक है, जिसने ऑनलाइन वालों ने उधर पिक्चर लेनी थी वो ले लें, और फिर इस तरफ ले आए किसी ने ये पिक्चर लेनी हो तो ये ले लें मेरे अलावा। सही है? इजाज़त है आगे जाने की कि नोट करना है? बस 30 सेकंड है, फिर कर लो। सेकंड गिन रहा हूँ। तुम्हारा पेपर कैसा था गुजरांवाला वाले? अल्लाह करे रिजल्ट भी सही आ जाए, आसान बड़ा था। स्लो ही इतना चल रहा है, नींद आनी थी। समझ तो आ रही है ना भाई? इन्नी की स्पीड है, स्पीड है ही इन्नी की मेरी, की करिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जल्दी थोड़ा ही है, बड़ा टाइम है हमारे, संडेज, एक्स्ट्रा क्लासेस। नहीं, अगस्त के महीने नहीं, पूरी कोशिश होगी कि 10 से पहले पहले विद एवरीथिंग। हालांकि इस दफ़ा भी 2 ईदें आ रही हैं बीच में। भाई देखो एक बात अभी सुन लो, आप लोग खास तौर पे ऑनलाइन वालों तो वैसे ही पीछे फिर रहे होते हैं ना, आखिरी महीने फ़ोन आता है 30 लेक्चर रह गए, 35 रह गए, 40 रह गए, अब क्या करें? तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब दुआ ही करें। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस सेशन में छुट्टियाँ ऑलरेडी ज़्यादा हैं, ठीक है ना? तो जितनी छुट्टियां कॉलेज की तरफ से अनाउंस हों उतनी ही छुट्टियां कीजिएगा। बिल्कुल भी इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि आप 3 छुट्टियां दें तो चौथी मिलाएं, 4 दें तो 5वीं मिलाएं, टॉपिंग भी करें और ऊपर से भी छुट्टी मिलाएं, नीचे से भी छुट्टी मिलाएं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बच्चे पूरे होने का इंतज़ार करता रहूँगा। आपको जितनी छुट्टियां मिलेंगी सेशन में कॉलेज की तरफ से, आपने उतनी ही करनी है। जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है, जिस दिन वापस क्लास शुरू होनी है उस दिन आपने लाजमी आना है, ठीक है ना? कोशिश करेंगे ना ये? ठीक है। हाँ बस, क्योंकि आप लोगों की अटैम्प्ट भी है, पेपर देने के लिए आपने तैयारी भी करनी होती है, तो अगस्त के महीने में 10 से पहले पहले आपने फारिग भी होना होता है, ठीक है ना? ताकि आप सितंबर के महीने में अपने पर्चे देने से पहले कोई 25-30 दिन आपको मिल रहे हो, ठीक है ना? वरना फ़ायदा नहीं होगा फिर। पहले 2-3 लेक्चर, पहला तो मेरे ख्याल में हो गया होगा आज। खबरदार तुम, वो सहूलत सिर्फ स्टार्ट के अंदर, वे 2 दिन के लेक्चर, 1 दिन का लेक्चर, कल वाला लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे इस क्लास का, उसके बाद कभी नहीं करवाऊंगा, नेवर। यही तो हैबिट ख़राब होती है आप लोगों की, नेवर। आना पड़ेगा। चलें आगे, नोट भी हो गया, गपशप भी लग गई। और क्या हाल है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 3 है जी, पेज नंबर 46 पे।
अच्छा जी, ऑन एक मिनट ज़रा ना, ये वाला हिस्सा आपने नहीं पढ़ना अभी सवाल का, जो मैंने मिटा दिया है, फिलहाल नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जुनेद अयूब खान, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उन्होंने क्या कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो गई, उन्होंने अलग किया ही नहीं, हमें भी कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई अलग करें। क्यों? हमें मसला सिर्फ उससे है कि अच्छी डेवलपमेंट किस दिन से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी कोई बात अगर कह देगा कि रिसर्च डेवलपमेंट इस दिन शुरू हुई और 6 क्राइटेरिया उसके बाद मीट हो रहा है, तो पहले वाली रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, हमारे लिए तो एक्सपेंसिव है, हमें क्या मुसीबत है, ठीक है। तो हम अपनी रेलेवेंट डेट्स लिखना शुरू करते हैं। यकम जनवरी 2001 को क्या हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड, ठीक है जी। किस दिन? यकम जनवरी 2001 को। नज़र आ रहा है हाइब्रिड वालों, नज़र आ रहा है? थोड़ी राइटिंग बदली कर दी थी, मेरे ख्याल में नहीं नज़र आ रहा। चलो अब आगे से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं जी। फिर कहता है डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। अच्छा, जो लाइन मैंने मिटाई है ना, उसमें झाती मार के देख लो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट यकम जनवरी 2001 से शुरू हुआ है, 2001 में भी चालू है, 2 में भी चालू है। ओके, अच्छा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट तो हो गई, ठीक है। अब मसला ये है कि वन बाय वन मिटाना शुरू करते हैं कि हमें कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि रिसर्च में अच्छी वाली है, रिसर्च तो होती बुरी वाली है, डेवलपमेंट में अच्छी वाली कब से शुरू हो रही है, बुरी वाली कब तक चली थी, ठीक है। तो एक लाइन को मैं मिटाना चाह रहा हूँ पर मिट नहीं रही है। लो, ओ अगली लाइन से पता लगा, ऑन, अभी नीचे भी कुछ मिटा हुआ उसको छोड़ें, ऑन यकम सितंबर 2001 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल डेवलपमेंट वाज मेट। पर्चे में आईकैप नॉर्मली इस तरह से ही लिख रहा है, या कभी कभी पता है क्या करता है, या कभी कभी ऐसी बात लिख लेता है, या जैसे यहाँ पे ये लिख सकता था, वो 2-3 अल्फाज बता दिए जाएंगे आपको, कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है, ऑन यकम्स नंबर 1 द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब क्या होता है, कंप्लीट हुआ तो प्रोडक्शन वालों को दिया, या यूं कह देता है ऑन यकम सितंबर 1 कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। जब तक कंप्लीट ना हो कमर्शियल प्रोडक्शन तो स्टार्ट नहीं ना होती, लेकिन वो मुश्किल सवालों में ऐसे करता है, वो भी आपको पता लग रहा है सुनकर ही पढ़कर ही, ठीक है। नॉर्मली तो इस तरह से जुमला लिखा होता है जैसे यहाँ पे आपको इन 2 क्वेश्चन में मिला, ठीक है। तो यकम सितंबर 2001 को 6 क्राइटेरिया मेट, बोलो किस दिन? यकम 2000। इसका मतलब पहले 8 महीने जो खर्चा था, चाहे वो रिसर्च था चाहे डेवलपमेंट था, वो एक्सपेंस था। और यकम सितंबर 2001 से ऑनवर्ड्स जितना खर्चा होगा वो क्राइटेरिया मीट हो गया, कैपिटलाइज होना, इंटेंजिबल बनने लग गया। वो अलग बात है 31 दिसंबर 2001 पे भी ये नहीं बना हुआ, 31 दिसंबर 2001 पे भी ये नहीं बना हुआ, इसलिए अमोर्टाइजेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक और चीज़ है जिसकी थ्योरी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली आज कर लेंगे। अगर इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हो, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस हो, तो फिर अमोर्टाइज तो नहीं होता, लेकिन हम उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं। इम्पेयरमेंट की रिवीजन कल इसलिए करवाई थी। तो बस ये सवाल के अंदर ये देखते हैं, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। भाई साहब आपने सर पकड़ा हुआ है, कहीं जा रहा है आपका सर? तबीयत ठीक है आपकी? समझ आ रही है आपको? हाँ ठीक। अच्छा, अब देखें जी, आगे कोई कंप्लीट शम्प्लीट कोई नहीं हुआ, ठीक है। बस यही 2 रेलेवेंट डेट्स मिली हैं मुझे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिला। तो 2 साल के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है फैला हुआ, 2001 और 2002 पर, ठीक है। 2001 के अंदर, हाँ जी, बुरी वाली डेवलपमेंट रेड से कब तक है? यकम जनवरी 1 से ना अगस्त तक, 31 अगस्त तक यकम। रिसर्च भी यही है, डेवलपमेंट भी यही है।
अजीब सा रंग बन जाना है, बता रहा हूँ मैं, बस ये दोनों ही यही हैं, ठीक है ना? अब ठीक है, हाँ हाँ सुभान अल्लाह जी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन है बुरी वाली, ठीक है। 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स ग्रीन सिग्नल मिल गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इस साल के भी कैपिटलाइज होंगे, अगले साल को भी पूरे के पूरे को कैपिटलाइज करना है, लेकिन एमोर्टाइज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों साल में, सवाल ने नहीं बताया तो खुद से ज्यूम कर लेंगे, कंप्लीट हो गया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक सवाल खुद ना कहें हमने नहीं कंप्लीट करवाना है इसको, ठीक है जी। अब डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। इस सवाल में वो मुसीबत भी नहीं है जो पिछले सवाल में थी, ठीक है। वैसे पिछले सवाल में भी वो मुसीबत यूज नहीं हुई, कौन सी भला? मैंने आपको ये बताया है, मुश्किल किसी सवाल के अंदर पता है क्या कर देगा वो ये कर सकता था, ये कर सकता है कि आखिरी साल के अंदर बुरी डेवलपमेंट चलाते चलाते कहे अब 6 क्राइटेरिया मीट हुआ, तो आखिरी साल के अंदर कुछ एक्सपेंस होना था कुछ, वरना इस सवाल के अंदर तो क्या हुआ, सारे का सारा ही एसेट बनाया ना। अगर ये इस साल के अंदर किसी वक्त में डेवलपमेंट बुरी वाली खत्म होकर अच्छी वाली स्टार्ट हुई होती तो हमें कुछ अरसा एक्सपेंस आउट करना पड़ता, कुछ अरसा एसेट बनाना पड़ता, ठीक है ना। तो फिर हमें मुसीबत पड़ती। गलती आप क्या करते, आप 25 को डिवाइड करते 12 से और मल्टीप्लाई करते 10 से। नहीं, वो 10 महीनों का खर्चा नहीं, मतलब जितने महीने भी होते, ठीक है ना, आप 12 से मल्टीप्लाई उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ इस सवाल के अंदर होता तब अगर इस साल को वो बाइफरकेट करवाता तो। बहरहाल हमने मुश्किल सवाल की, एक मुश्किल बात की तैयारी इस सवाल में कर ली थी। इस सवाल में तो ये मसला भी नहीं है जो अब हम कर रहे हैं। आजा भाई आगे, ठीक है जी, ओके सही है। तो 2001, पूरे 2001 का खर्चा है कितना जी? 120 रुपये, ठीक है। अब इस 120 को आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। इस 120 में से 8 महीने एक्सपेंस आउट होंगे, 4 महीने कैपिटलाइज होंगे, और अगले साल के पूरे का पूरा 100 जो है वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अच्छा, तो यूं करते हैं, मेरे ख्याल से तो यूं करते हैं कि फ़िलहाल अगली बात सोचते ही नहीं है कि कोई ऐसी है सवाल के अंदर, ठीक है। दानियाल ये ज़रा पकड़ो, मुझे पता है तुम्हें मिटा लेना है ये जल्दी से, हाँ और अच्छा। तो अभी आगे कुछ जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह है उसको छोड़ें ज़रा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यूं कर लेते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे सवाल बस इतना सही है, ठीक है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। अब बात करते हैं ज़रा यहाँ तक। तो 1 जनवरी 1 को प्रोजेक्ट शुरू होता है, पहला साल इसका एंड हो रहा है। सही से मिटाया भी नहीं है तुमने, कोई काम तुम चज से नहीं कर सकते हैं। किसमें कितना मिटता है? इतने से टाइम में आगे से बहस करता है और लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है। बताओ यार, है कोई बात करने वाली? इसकी शामत भी इसीलिए ज्यादा आई होती है। 31 दिसंबर 2001। आमिर भाई आप किधर चाहती हैं, हमारे इधर लेके आए जी। 120 100, मैं इधर पहुंच गया हूँ, आमिर भाई पता नहीं किधर देख रहे हैं जी। 120 का खर्चा भाई, वो ऑनलाइन वाले तो उधर से नहीं बोल सकते थे, इन्होंने आ जाना है उधर से फौरन, भाईजान सारे उधर पहुंच गए, आप किधर, ठीक है, थोड़ा ध्यान करें जी। 120 का खर्चा पूरे साल का, ठीक है, लेकिन इसमें 8 महीने एक्सपेंस आउट और बाकी। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ऑनलाइन वालों को और हाइब्रिड वालों को नजर ना आए इसलिए मैं यूं लिख रहा हूं, R&D, अब नजर आएगा, ठीक है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस आएगा, इन 10 जी भले आएगा, ठीक है, और कैश भी आएगा। तरीका क्या बताया हुआ है आपको? कैश पहले लिख लो, कितना? 120। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने? 8 महीने। कहां जाएंगे? एक्सपेंस में। तो 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 जी, तुसी ओके जी, और 120 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, 40। खत्म कहानी।
इंटेंजिबल तो है लेकिन इन प्रोग्रेस है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, नो इश्यू, कोई मसला। चलें आगे। अगले साल में अच्छा 2002 में पूरे साल का खर्चा है 100 मिलियन। कितना टाइम रह गया लीगल वाला? 2 मिनट बोले या 2 मिनट बढ़े? 2 मिनट ये वाले हो गए, 2-3 मिनट और चाहिए बस। ये सवाल हो गया पूरा, बस 5-7 मिनट और लग जाएंगे और क्या बस। अच्छा जी, एक 100 रुपया पूरे साल का खर्चा है। डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट हो चुका हुआ है। इंटेंजिबल रिकॉर्ड होना शुरू, इंटेंजिबल अब अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग हमारी, ठीक है। तो इंटेंजिबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 100। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मत बोलो ये लफ्ज, ठीक है। अमोर्टाइजेशन तब करते जब कंप्लीट हो जाता, कोई नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। जरा मैं वैसे ही ना, मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना देता हूँ फिलहाल तक जो हुआ। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, भाई सबको नजर आ रहे हैं? हाइब्रिड वालों को नजर आ रहे हैं? ओके जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 2001 में कितना है रिसर्च एक्सपेंस? 80। 2002 में ठीक हो गया। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल, ठीक है, CWIP लिख लो यार, वर्क इन प्रोग्रेस जी। पहले साल में कितना है? 40, ठीक है। दूसरे साल में कितना है? हाँ 100 नहीं, एज ऑन है। इसको आप याद रखोगे, मैं मार्कर दूसरा लेके आऊंगा, उससे लिखूंगा आपको याद रखवाने वाली बात, ठीक है। आमिर भाई मेरे पीछे पीछे तो नहीं आए थे आप मार्कर उठाने? अच्छा जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? एडिशन कितना हुआ और ट्रांसफर कितना हुआ? ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये जरा आप अपने ज़हन में, पर्चे में नहीं लिखना, पर्चे में ज़बानी नहीं, बस डायरेक्ट ही कर लिया करो ज़बानी, ठीक है ना, लिखना नहीं है। अब ओपनिंग पिछले साल 2001 के अंदर ओपनिंग 0 था, 40 पिछले साल में ओपनिंग 0 था। अगर पिछले 40 की बात करूं, मैं वर्किंग की है ना यहाँ पे, ओपनिंग 0, एडिशन इन CWIP 40, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, तो पहले साल का आंसर आया 40। दूसरे साल में ओपनिंग 40 है, एडिशन हुआ 100 का, 40 + 100 140, कंप्लीट होके ट्रांसफर अभी भी नहीं हुआ, तो यहां पर आ गया 140। ओके, यहां तक कोई मसला? अब अगर अगली लाइन ना होती तो ये सवाल हमारा यहां तक कंप्लीट है। यहां तक कोई मसला तो नहीं, ठीक है। चलें आगे। अब ओ खतरनाक लफ्ज, खतरनाक लफ्ज, रिकवरेबल अमाउंट निकालना कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है ना। आपको तो बनी बनाई फिगर्स दी होती हैं, तो आप मुसीबत में पड़े होते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालें? पहले तो आप कहेंगे जी हायर ऑफ लेना है, फिर लेस कॉस्ट टू सेल, फिर वैल्यू इन यूज, फिर वैल्यू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कॉस्ट सेल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वैल्यू इन यूज के अंदर आप अगले सालों के कैश फ्लोज को एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट रेट लगा रहे हैं, कोई कैश फ्लो लेना है कोई नहीं लेना है। गिवन डाटा से आपको मुसीबत पड़ी होती है, तो असल में जो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहा होगा उसको क्या क्या जुए शीर लाने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट का सवाल में आ जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है, आम बात नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट को सवाल में देख लो, चाहे इंपेयरमेंट लफ्ज बोले चाहे ना बोले, आप इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो। क्यों दिया उसने रिकवरेबल अमाउंट आपको, उस एसेट की क्यों दिया रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, ताकि आप इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो अपने उस एसेट को, ठीक है। ये एसेट ही है ना, इन प्रोग्रेस एसेट है, ठीक है। तो आपने अगर इंपेयरमेंट टेस्ट से इसको गुजारना है, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग में क्या करते थे? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करते थे। उसने रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दी हुई है आपको, तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो। अगर आपकी
बुक वैल्यू तो अवेलेबल है ना? नहीं, वो तो है ही नहीं। किसने कहा नहीं? ये बुक वैल्यू ही तो है 40 और 140। बुक्स में 40 और 140 पे नजर आ रहा है हमारा इंटेंजिबल, ठीक है। तो बुक वैल्यू अवेलेबल है, रिकवरेबल अमाउंट से दे दी है, दोनों को करेंगे कंपेयर। अगर रिकवरेबल अमाउंट आपकी ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड नहीं करना। और खुदा ना खास्ता किताबों में नजर आने वाला एसेट असल में रिकवर उससे कम कर रहा है, तो आप कहोगे एसेट ओवरस्टेटेड है। यूजर को धोखा मत दो, फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करो। तो टेस्ट करते हैं दोनों सालों में इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसने दोनों सालों में इंडिपेंडेंटली रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इस साल का डाटा गिवन है, ठीक है। फिलहाल हम 31 दिसंबर 2001 पे आते हैं। 31 दिसंबर 2001 वर्किंग नंबर 1, बुक वैल्यू कितनी है जी? 40 और रिकवरेबल अमाउंट सवाल में गिवन है। आमिर भाई सवाल में गिवन है 90, ठीक है, सवाल में 90 गिवन है, 90। अब रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज्यादा है, टेंशन ही कोई नहीं है, फ्यूचर के गेन को रिकॉर्ड नहीं करना, इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस है नहीं है, तो या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या नहीं होता। इंपेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो फिर उसकी एंट्री भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आया, अब हमें उसने चूंकि डाटा दे दिया हुआ है, उसने हमें रिकवरेबल अमाउंट चूंकि दी हुई है 31 दिसंबर 2002 पे 110 रुपये रिकवरेबल अमाउंट है। तो अब हम फिर टेस्ट से गुजारते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ये हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया। क्या लगाया जी? किस दिन? एज ऑन 31 दिसंबर 2001, ठीक है। अब हम इंपेयरमेंट टेस्ट दोबारा लगा रहे हैं, और ये किस दिन लगा रहे हैं? एज ऑन 2002, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे चाहिए बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू ऑलरेडी मैं सवाल में निकाल चुका हूं आपके साथ, ठीक है। वो कितनी है जी? 140, ठीक है। तो 140 हमारी किताबों में इस इंटेंजिबल की वैल्यू आ रही है, लेकिन मैक्सिमम औकात उसकी कहां पे चली गई है? जो भी हुआ, हमें क्या इससे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो रिकवरेबल अमाउंट उसने दे दी हमें, ये इसलिए कल हमने IAS 36 रिवाइज किया था, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट आ गई 110। अब 30 रुपीज़ का हमें क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस। भाई अगर किसी को लगे कि ये तेज़ बात हुई है तो कोई बात नहीं, क्लास रोक देता हूं मैं और फिर आप समझ लें मुझसे, लेकिन ज़रा मुझे एक बार एंट्री कर लेने दें और एक्सट्रैक्ट्स पूरे करने दें, फिर क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। तेज़ कुछ था नहीं असल में, सादा सादा सी बातें थी, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बनी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 30 से। अब सवाल के अंदर सिर्फ एक एंट्री बढ़ी है, एक एंट्री बढ़ी है, उसका इंपैक्ट डुअल होता है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 2002 में 30 का, और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस को आप बुक वैल्यू पे जो शो करते हो उसमें से अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो उसे लेस कर देते हो, तो लेस लिखोगे आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो पहले साल में था नहीं, दूसरे में 30 है, तो बुक वैल्यू 110 पे आ गई। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो भाई इधर ही फ्रेम रखें आमिर भाई, और आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी, पहले आप लोग पूछ लें, पूछ दें सवाल पूछो, पूछ लो। हाँ जी, हाइब्रिड वाले कोई क्वेश्चन? हाथ खड़ा करें, ऐसे ही माइक से ही कराया हमने, सवाल नहीं करना होता था। उधर आ जाऊं या सवाल है नहीं? क्लियर है? पक्की बात है? श्योर? ठीक है जी, फिर आज भी होमवर्क में ये 2 सवाल ही कर लीजिएगा। बहुत अच्छा हो कि पिछला मिलाकर ये तीनों सवाल आधे घंटे में हो जाने हैं, तो ऐसे 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 करके आपका होमवर्क हो जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बढ़ा रहे हैं पढ़ाई को। अल्लाह हाफ़िज़।